हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए है। टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12th लेवल ग्रेजुएशन का तो आज एग्ज़ाम हो चुका है ना। ग्रेजुएशन वालों का तो आज एग्ज़ाम हो चुका। तो अगर आप 12th का पेपर दोगे 12th लेवल सीईटी का, तो प्रगति 3.0 टेस्ट सीरीज जो है अपनी जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी आपको बात बताऊं तो जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था आज, वो अपना पूरा का पूरा इसी टेस्ट सीरीज से आया है। इन 30 मॉडल पेपर से हु बहू 130% छपे हैं, है ना। हु बहू 130%। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी थी उनको तो पता ही होगा कि कितने परसेंट इसके अंदर से पूछे गए हैं, कितने परसेंट इसके अंदर से आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो मात्र 99 रुपीज़ के अंदर। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि मैं प्रमोशन करने आया हूं, तो ये सब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको अच्छी एक प्रेरणा देना है कि आप लोग कहाँ से पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया। अगर लेना हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, है ना। लोग 300 रुपये का दे रहे हैं, वहाँ तो आप कुछ भी नहीं बोलते। मात्र 10 टेस्ट, कोई 11 टेस्ट 300 रुपये में दे रहा है, और यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, तो देख लीजिए आप, है ना। तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। कृष्णमृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए। कृष्णमृग दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। कृष्णमृग दोस्तों ताल छापर चूरू के अंदर, ताल छापर चूरू जिले के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसे क्या कहते हैं, गुरुद्रोण नगरी या मरुस्थल की थल्ली, मरुस्थल की थल्ली भी इसे कहा जाता है। इस अभयारण्य के अंदर सबसे ज्यादा कृष्णमृग पाए जाते हैं। इस अभयारण्य को 1971 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, 1971 के अंदर ताल छापर चूरू को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। फटाफट हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम पास है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे लेकर आया हूं जो एग्जाम के अंदर हु बहू छपेंगे, हु बहू छपेंगे। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है। सेवण का संबंध किससे है। तो दोस्तों, सेवण क्या है, एक सेवण दोस्तों एक घास है। सेवण क्या है, एक घास है जो कि पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है। कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा अन्य जिलों से स्पर्श करती है। तो ऐसा जिला है दोस्तों पाली, जिसकी सीमा पाली, मान लो ये पाली जिला है, तो इसके चारों ओर 8 जिले आते हैं। इसकी सीमा 8 जिलों से स्पर्श करती है, 8 जिलों से। 8 जिले कौन कौन से, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, अजमेर और राजसमंद। अगर आप लोग राजस्थान के मैप के अंदर देखोगे तो वहां आप लोगों को ये मिल जाएगा। और नागौर जिले की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, 7 से। अजमेर की दोस्तों 6 जिलों से, और जोधपुर की 5 जिलों से। सबसे ज्यादा पाली की 8 जिलों से। तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि, वालरा, कुमारी या चेना। फटाफट बताओ, झूमिंग कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। वालरा कृषि के नाम से। किस नाम से दोस्तों, वालरा कृषि के नाम से। और यह कृषि कौन करते हैं, भील जनजाति के लोग। भील जनजाति के लोग ये वाली कृषि करते हैं। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ, चंबल नदी के ऊपर। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर यह बांध बनाया गया है। इस नदी पर गांधी सागर बांध, कौन सा, गांधी सागर, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध भी बनाए गए हैं। दोस्तों, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को इतना याद नहीं रहता। तो सीधा क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। किस राज्य को, राजस्थान को। अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले में, धौलपुर के अंदर। धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर दोस्तों कितना था, 846, 846 था दोस्तों, 846 था। सबसे ज्यादा कहाँ था, जयपुर के अंदर 994, जयपुर में 994, धौलपुर के अंदर
846। बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो क्या है कि मन नहीं करता सीधा प्रश्न पढ़ाने का, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो मजा भी आता है। झीलों की नगरी के नाम से पर्यटन स्थल कौन सा है? झीलों की नगरी के नाम से कौन सा पर्यटन स्थल है? उदयपुर को क्या कहते हैं हम लोग? झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, तो ये सब किसको बोलते हैं हम लोग? उदयपुर को। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला, अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? रामदेवरा कहाँ है दोस्तों? रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। रुनेचा जैसलमेर के अंदर रामदेवरा है, तो ये तो राजस्थान का हो गया, बिल्कुल सही है। नाथद्वारा कहाँ है? नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ है दोस्तों? राजसमंद जिले में। कहाँ है? राजसमंद जिले में, तो ये भी राजस्थान का हो गया। और दोस्तों जयसमंद ये कहाँ है? जयसमंद ये है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर ढेबर झील के अंदर। तो ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। पर्यटन स्थल तो है लेकिन धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। रणकपुर के अंदर क्या है? रणकपुर के अंदर जैन मंदिर, रणकपुर के अंदर जैन मंदिर। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? सीधा सीधा पूछा है, सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। 1824 ईस्वी के अंदर करवाया था। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? कल्याण जी मंदिर का निर्माण दोस्तों राव दिग्गव ने करवाया था, राव दिग्गव ने करवाया था। फटाफट पढ़ो भैया ना। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन थे दोस्तों? जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। किसने किया दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने किया था। और कब से शुरू हुआ था? 1891 से यह आंदोलन शुरू हुआ था, 1941 तक यह चला था। तो थोड़ा याद रखिएगा, है ना। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? अब पूछा है कि अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई? तो दोस्तों बता दो, महाराणा कुंभा ने करवाई, महाराणा कुंभा ने करवाई। और राजस्थान के कुल 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। भाई साहब कितने दुर्ग बनाए दोस्तों? 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। और कई पुराने जर्जर दुर्ग जो हो चुके थे ना, जर्जर यानी कि जो खंडित हो चुके थे, उनका जीर्णोद्धार यानी कि उनको दोबारा से बनवाया भी था। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा। गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हॉलैंड थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया झीलें थार के मरुस्थल में। कहाँ दोस्तों? थार के मरुस्थल के अंदर। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार यानी कि आधा चंद्र, ऐसा। इन रेत के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान, सम, रण या खड़ीन? बरखान। क्या कहते हैं दोस्तों? बरखान या टिब्बे, है ना, या टीले, ये इनके धोरे, ये इनके नाम हैं। अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक का, ये तो याद ही होगा आप लोगों को, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक।
कौन सा पर्वत राजस्थान के दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? अरावली पर्वत। मान लो ये वाला अपना राजस्थान है, ऐसा पतंगाकार है ना, तो इसको दो भागों में विभाजित कौन करता है? अरावली पर्वत। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, माउंट आबू के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है ना। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और वर्षा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़। झालावाड़। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर। 3 प्रश्न याद हो गए, तीनों को रट लीजिएगा। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? भील समुदाय से। भील समुदाय से। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? विजय स्तंभ का। किसका करवाया था? विजय स्तंभ का। महाराणा कुंभा ने करवाया था मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को हरा करके, है ना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? गुर्जर से कौन सा है? चरी नृत्य। बिल्कुल याद है ये तो। गुर्जर समुदाय से कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। और यह गणगौर, गणगौर के उत्सव पर या जन्म के उत्सव पर या विवाह के अवसर पर या अन्य कोई मांगलिक कार्यक्रमों के अंदर चरी नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, और वो भी महिलाओं द्वारा। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दोस्तों बताइएगा, माउंट आबू के अंदर कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई थी? वन नीति दोस्तों 2010 के अंदर अपनाई थी। कब अपनाई थी? 17 फरवरी 2010। कब दोस्तों? 17 फरवरी 2010। तो दोस्तों ये था अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पता ही नहीं चला है ना कब अपने क्वेश्चन खत्म हो गए। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है। पीडीएफ अपनी सारी पीडीएफ मिलती है अपने इस टेस्ट सीरीज के अंदर, जो कि अपनी है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के अंदर। जीएस प्लेनेट के नाम से भी दोस्तों कई एप्लीकेशन चल रही है। तो अपना कौन से पे है? आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है जीएस प्लेनेट, आगे लिखना है ऑफिशियल। इस ऐप के अंदर आपको ये मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज़ के अंदर। 18 महीने के लिए आप लोगों के पास रहेगी ये सारी पीडीएफ। इतनी सारी पीडीएफ है, प्लस 30 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, जिनमें से ग्रेजुएशन का हूबहू पेपर आया है। तो गारंटी इसी की भी लेता हूँ कि 12th का भी आएगा। 12th के भी हूबहू पर्सन इसी के अंदर आएंगे। आज की क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।